बालक राजकुमार राव। धन का विज्ञान कह करके अर्थशास्त्र को एडम स्मिथ ने परिभाषित किया, लेकिन अर्थशास्त्रियों का जो दृष्टिकोण धन का विज्ञान कह करके एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र को संकुचित कर दिया है या सीमित कर दिया है, ऐसा दूसरे अर्थशास्त्रियों का कहना है। एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान क्यों कहा? धन का विज्ञान कह करके पूरे अर्थशास्त्र को कंसंट्रेट कर, है ना? इसके बाद कुछ दिखता नहीं है। हम सब लोगों ने इस डिफिनेशन को पढ़ करके यह समझा कि इकोनॉमिक्स का या लाइफ का जो कंसंट्रेशन है वह क्या है? धन है। इसलिए बाकी जो मान्यताएं हैं जीवन की, वे सारी मान्यताएं धूमिल हो गई और इंसान के अंदर धन के प्रति जो आकर्षण था वह काफी बढ़ गया। धन प्राप्त करने की लोलुपता बढ़ गई। हम इंटायर चीजों को इग्नोर करने लगे और फोकस करने लगे धन। और आज इस स्थिति में हम लोग पहुंच गए हैं कि सीधा एक ही पर्पस समझ में आता है, एट एनी रेट एनी वे, हाउ टू अर्न मनी, ओनली वन पर्पस, नो एजुकेशन, नो मोरालिटी, कुछ नहीं। चूंकि अर्थशास्त्र में बाकी अर्थशास्त्रियों ने, लगभग सभी अर्थशास्त्रियों के विचारों का खंडन किया है, इसलिए एडम स्मिथ के विचारों का भी लोगों ने खंडन किया और कहा कि अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहना सही नहीं है। अर्थशास्त्र का जो क्षेत्र है, जो दायरा है, वह इससे काफी बड़ा है। इसलिए अगर ऐसा हम लोग कहते हैं तो इसको संकुचित बनाते हैं। कैसे हम लोग इस बात को समझेंगे? हम लोग ऐसे समझेंगे कि मान लो आपको एक एग्जाम्पल बनाते हैं। आप एक व्यक्ति हो, ठीक है, हम आपकी चर्चा कर रहे हैं, आप बिहेवियर हो, आप प्रैक्टिकल हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप डिसिप्लाइन हो, आप सिगरेट पीते हो। सपोज दैट तुम्हारे पर्सनालिटी का हम लोग, कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में पूछता है उनसे, इसमें क्या है कि 4 मेरिट है और एक क्या है डीमेरिट, है ना? कोई तुम्हारे बारे में अबाउट दैट पर्सन, और हम कह रहे हैं कि ही इज ऑलवेज स्मोकिंग सिगरेट, ठीक है? तुम्हारी पर्सनालिटी का मूल्यांकन हुआ? हो गया? हुआ है नहीं? बोलो। मैंने तुम्हारे मेरिट्स को हाइड कर दिया और डिमेरिट्स को फोकस कर दिया, ठीक ना? तो धन का विज्ञान कह करके इसी तरह से एडम स्मिथ ने अर्थशास्त्र की जो अन्य मान्यताएं हैं, जो मानव जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, उन सारी चीजों को छोड़ दिया और उसी तरह से जैसे मैं तुम्हारे व्यक्तित्व का मूल्यांकन कर रहा हूं, जिसमें केवल एक पक्ष को दिखा रहा हूं, बाकी सारे पक्ष को क्या है, हाइड कर रहा हूं, उसी तरह से एडम स्मिथ ने धन का विज्ञान कर करके और इसके दायरे को संकुचित कर दिया है, ठीक ना? और उसका परिणाम यह हुआ कि एडम स्मिथ
ने जिन विचारों को अर्थशास्त्र में लाया, वह विचार संपूर्ण तौर पर अगर हम उसका मूल्यांकन करें तो जिस अर्थव्यवस्था को हम लोग देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, व्यवहारिक जीवन में जिसका हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उस व्यवस्था की जो व्यापकता है उस दृष्टिकोण से यह दायरा संकुचित है, ऐसा बाकी अर्थशास्त्रियों का कहना है। ठीक ना। दूसरा विचार आया जिसको मार्शल ने दिया है। मार्शल ने क्या कहा? अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, मानव कल्याण। वेलफेयर इकोनॉमिक्स। वेलफेयर इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट क्या है? वेलफेयर मतलब होता क्या है? कल्याण। कल्याण का अर्थ हम लोग समझते हैं कि इंसान जिस समस्या को फेस कर रहा होता है, अगर उस समस्या से उसको मुक्ति मिल जाए तो हम लोग मानते हैं कि कल्याण हो गया। ठीक ना। जैसे आप लगातार प्रतियोगिता परीक्षाओं में शामिल हो रहे हो और असफल हो रहे हो, किसी दिन सफल हो जाते हो तो तुम्हारे साथ रहने वाले लोग कहते हैं चलो कल्याण हो गया, बहुत दिन से संघर्ष कर रहा था। नहीं, कोई व्यक्ति मृत्यु सज्जा पर पड़ा हुआ है, दैनिक क्रियाकलाप नहीं कर पा रहा है, भोजन नहीं कर पा रहा है, श्वास की क्रिया नहीं कर पा रहा है, सब कुछ बेड पर ही हो रहा है। किसी दिन स्वर्गवास हो जाता था, हम लोग कहते चलो कल्याण हो गया, बहुत कष्ट में थे बेचारे, कहते हैं। किसी की शादी नहीं हो रही है, 2 वर्षों से लगातार उसके लिए प्रयास किया जा रहा है, फिर कहीं हो जाता तो हम लोग कहते चलो कल्याण हो गया। यही कंसेप्ट है। सीधा मतलब क्या है कि इंसान या मानव जिस समय विशेष में जिस समस्या से जूझ रहा होता है उससे मुक्ति मिल जाना ही कल्याण है। ठीक है। तो अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान कैसे है? आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या इंसान के पास, मानव के पास क्या है? ठीक है। यह वह कड़ी है आपके जीवन की जो आपके सपनों को उड़ान देती है। यह वह उपकरण है आपके जीवन का जिसके माध्यम से आप अपने सतरंगी सपनों को मूर्त रूप दे सकते हो। अगर सपनों को छोड़ भी दिया जाए तो दैनिक जीवन में, जीविकोपार्जन के क्षेत्र में, आम जनमानस के लिए जो मौलिक और आवश्यक आवश्यकता वाली वस्तुएं हैं उन तमाम की पूर्ति के लिए हमको इसी पर आना पड़ता है, वेल्थ, और इसी से हमारा कल्याण होता है। तो व्यक्ति के सामने सबसे बड़ी समस्या किसकी है? अर्थ की। और अर्थशास्त्र हमको यह बतलाता है कि हम अपनी समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। अब इसको हम लोग कैसे एनालिसिस करेंगे? आप अपने आसपास के वातावरण को इमेजिन करो, अपने गांव को इमेजिन करो। आपको ध्यान में आएगा कि 10 साल पहले जो लोग गरीब थे आज वो अमीर हो गए। 15 साल पहले जिनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल पाता था, जो फटे हुए कपड़े पहनते थे, आज उसके पास आर्थिक रूप से संपन्नता आ गई है। जो कल तक खपड़े के घरों में रहा करते थे आज पक्का के मकान में रहते हैं। यह सब जो प्रगति दिख रही है वह किसके कारण दिख रही है? अर्थशास्त्र के कारण दिख रही है। ठीक है। फिर आपके मन में एक सवाल आएगा कि जिन लोगों का उदाहरण आप दे रहे हैं उन लोगों ने तो इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं। सब लोग तो इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ा ना। जो नहीं पढ़ रहा है वो भी संपन्न है, ऐसा भी है नहीं है?
तो ये सवाल आता है मन में कि अगर अर्थशास्त्र कल्याण का विज्ञान है, अर्थशास्त्र से ही मानव का कल्याण होता है, अर्थशास्त्र से ही व्यक्ति आर्थिक संपन्नता को प्राप्त करता है, तो जिन लोगों ने अर्थशास्त्र नहीं पढ़ा वो कैसे अमीर हुए? ये सवाल है। इस सवाल का जवाब यह है कि कहते हैं मैन इज नॉलेज बाय द कंपनी। व्यक्ति की पहचान उसकी संगति से होती है। कैसे? तुम्हारा ही कोई दोस्त होगा जो कभी नहीं पढ़ा होगा, वो दिल्ली बम्बई में काम करता होगा, वो जब आता है तो हिंदी बोलता है। पढ़ने गया था या काम करने गया था? काम कर। हम और आप क्या है, समाज से सीखते हैं कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे पहनना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए। और वही समाज, जैसे आपने हमको देखा कि सामान्य तौर पर जैसे लोग रहते हैं उससे मैं अलग हूँ, या किसी को आपने देखा कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है,